बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज के शो में बहुत सारी स्पेशल चीज़ें आप लोगों के लिए हमने जो है मैनेज की हैं। कुछ नया नहीं है, वही इश्यूज़ हैं जिनका आप बार बार तस्करा करते रहते हैं, जिनका आप हल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम उनको डिस्कस करें और हुकाम बाला तक ये इश्यूज़ पहुंचाएं। तो हमारी जानिब से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आपके मसाइल किसी ना किसी तरह जो हैं हाईलाइट किए जाएं, ताकि जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये पहुंच भी सकें और आपके गली मोहल्लों और इलाकों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। तो आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं सबसे पहले आज शहर का मौसम कैसा रहने वाला है। जी, तो हमारे साथ कोमल मौजूद होंगी। आज सुबह हमने देखा मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज भी था और रात को तो बहुत ज़्यादा शदीद धुंध थी। मैं अपनी बालकनी से सामने वाले घर को नहीं देख पा रही थी। तो सुबह कंपैरेटिवली धुंध कम थी, लेकिन दूर दराज एयरपोर्ट वाली साइड पर अगर हम जिक्र कर लें जो ज़्यादा खुले इलाके हैं, इसके साथ साथ मोटरवे पर हालात ये होते हैं कि धुंध की वजह से जो है हद निगाह मुतासिर होती है और मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर होता है। खैर, इस हवाले से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त बाहर मौसम कैसा है ये हम जानते हैं। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, बताइएगा, सर्दी अच्छी खासी है, धुंध कुछ कम हुई है? अन्ना, मैं आपको बाहर के मौसम के हवाले से बताती चलूं तो इस वक्त मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। सूरज ने अपनी आंखें दिखाई हैं और सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी आ गई है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से मैं आपको बताती चलूं तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 96% और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि दिन भर सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहेगी। और हफ्तावार के हवाले से उनका ये कहना था कि सूरज और बादल जो है वो उनकी आंख मिचौली जारी रहेगी और मौसम खासा खुशगवार भी हो सकता है। जी, सूरज और बादल की आंख मचोली जारी रहेगी और मौसम खुशगवार रहेगा। मौसम तो खुशगवार है ही, लेकिन चूंकि सर्दी है और शाम को हम देखते हैं कि सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। तो एक चीज़ जो अक्सर मैं आपसे कहती हूँ, एहतियात कीजिए, ज़रूर बाहर जाइए, अपने काम निपटाइए, लेकिन सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए एहतियात भी कीजिए। और साथ ही साथ ज़रूरी ये है कि जिस तरह से कोविड की वजह से हालात इतने ज़्यादा अपसेट हैं, लोग मुझे फ़िलहाल अपसेट नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कोविड से भी आप लोगों ने ही एहतियात करनी है, अपने आप को महफूज रखना है। बाहर जाते हुए ज़रूर इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। तो कुछ बढ़ते हैं, शहर के हालात कैसे हैं। जी, आज की टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं। पहली खबर है शहर के लिए 1.5 अरब का तरक्याती पैकेज, हुकूमती अरकान के हल्के तरजीह करार। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को मजीद मोहलत देने से इनकार। पुलिस को फ्री हैंड मिल गया, कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ एक और ऑपरेशन की तैयारी। और शहर में मवेशियों के गैर कानूनी बाड़े, गंदगी और ताफुन से बुरा हाल। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर नाज़रीन हमारे पास क्या है जी। शहर के लिए 1.5 अरब का तरक्याती पैकेज, हुकूमती अरकान के हल्के तरजीह करार दिए गए हैं। फाइनली मैं तो ये कहूँगी कि चाहे हुकूमती अरकान के हल्के ही हैं, बारी तो आई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे भी यही अल्फाज थे कि शुरू तो हुआ ये सिलसिला जो 3 साल देर आयत दुरुस्त आयत, और ये उस वक्त ख्याल गवर्नमेंट को आया जब सारी सड़कें आपके शहर की जो वो खस्ता हाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। जाहिर है बड़ा शहर है, बड़े तकाजे हैं बड़े शहर के और बड़े मसाइल भी हैं। और क्योंकि जो अप्रोक्सीमेटली जो हम बात करते हैं अक्सर 1 करोड़ 12 लाख की आबादी है, लेकिन 1.5 करोड़ से ज़ायद के जो लोग हैं उनका आना जाना रहता है। 25 लाख आपके शहर में गाड़ियाँ हैं, 25 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, ये हालिया सर्वेस के मुताबिक। और जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मूवमेंट होगी तो फिर सड़कें ख़राब होंगी बिल्कुल। और सड़कों की मेंटेनेंस के हवाले से आपको
वो इकदाम करने हैं जो कम अज़ कम चले बुरे ही सही, लेकिन माजी में होता रहा है, हम देखते भी रहे हैं कि जिस सड़क की और ये राव साहब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, आपको इस और पे याद रहे कि चूंकि इनका ये फलसफा था, अब जो अनाउंस करवाने जा रहे हैं कि सड़कों और पुलों से कौमें नहीं बनती और सड़कों और पुलों से शहर भी नहीं बनते। बाय द वे, अगर आपने शहरी मसाइल के हवाले से बात करना है तो शहरी मसाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़े अव्वल पर आपको नजर आएगा। सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स आपको सफ़े अव्वल पर नजर आएंगी। अच्छा, अब एक तरफ एलडीए ने अप्रूव किया और दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कुछ स्कीम्स थी जो कि 400 मिलियन थी, यानी 40 करोड़ से जायद की ये स्कीम्स थी। और इसमें जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, 13 हल्कों में ये स्कीम्स जो है वो इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इनकी अप्रूवल बहरहाल हुई है। ये बुनियादी तौर पर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एंड पे था, ये तो पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की ज़ेर इल्तवा अरसा से स्कीम्स थी जिनका कोई वाली वारस नहीं था, और ये स्कीम्स अरकान असम्बली की जानिब से लेकर दस्तावेज़ात की जीनत तो बना ली गई, लेकिन ये अप्रूवल की जानिब नहीं बढ़ी। बहरहाल कल उनकी भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अप्रूवल बिल आखिर जो है वो दी है। और अब शुनीद यही है कि चलें कम अज़ कम शहर के किसी हिस्से में तो जो सड़कें और गलियाँ हैं वो बनती हुई नज़र आएंगी। स्ट्रीट लाइट्स हमें जो जलती हुई नज़र आएंगी, और इसी तरह से दीगर मसाइल भी हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज के मसाइल भी हैं, वो इन स्कीम्स में शामिल होंगे। तो बहरहाल इस नोट पे ही कि कम अज़ कम इनको अगर ख्याल आया है तो अब इनकी एग्जीक्यूशन जल्द अज जल्द होनी चाहिए। अच्छा, एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। और खबर में मेंशन ये भी किया है जी दुर्र नायाब ने कि एलडीए सोना लाहौर मुहिम के तहत सड़कों की मरम्मत और अरकान असम्बली के हल्कों में खती फंड्स खर्च करेगा। डीजी की जेर सदारत इजलास में क्लियरेंस भी मुतवक्को है। राव साहब, ये जो सोना लाहौर मुहिम है, ये मुझे बताइएगा, ये जब शुरू हुई थी खासी पीक पे थी, अब मुझे लगता है ये ठंडी बढ़ गई है, सर्दी तो नहीं लग गई इसको? इसके मैं आपको बताता हूँ, इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती ये है कि यहाँ इतनी जल्दी बंदा कपड़े नहीं चेंज करता जितनी जल्दी ये ऑफिसर्स और लाहौर के बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको तब्दील कर देते हैं। आपके सामने कितने डिप्टी कमिश्नर्स चेंज हो गए, कितने कमिश्नर्स चेंज हो गए, 5-5 रोज बाद कमिश्नर चेंज कर दिए, यानी नई रवायात हमने डाली। तो अब चूंकि कमिश्नर लाहौर जुल्फ़कार अहमद गुम्मन का ये इनिशिएटिव है सोना लाहौर प्रोजेक्ट, और अल्लाह करे कि इसका हशर वो वाला ना हो जो पहले हमने देखा है कि दिलकश लाहौर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, उसके बाद अब सोना लाहौर है। माजरत के साथ ये सोना लाहौर मुहिम मैंने जैसे पहले कहा कि स्टार्ट हुई तो हमने अच्छा खासा इस पे काम भी होते देखा, और काम से ज्यादा मैंने फ्लैक्सीज और इसकी तशहीर होते हुए देखा है। राव साहब, मुझे सब कुछ मुनहसर है वसाइल पर। जब आप वसाइल नहीं देंगे, अब सोना लाहौर मुहिम को बुनियादी तौर पर जो फंडिंग है वो पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं करनी। सोना लाहौर तो ये कमिश्नर लाहौर जो हैं या डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर लाहौर हैं, ये जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मुख्तलिफ कंपनीज को रागब कर रहे हैं कि कोई पेंट कर दे, कोई पेंट कर दे। पूछने वाली थी खदोखाल क्या है, क्या क्या चीजें इस मुहिम में शामिल है, क्योंकि जब बात की जा रही है इस मुहिम की जो चल भी रही है और इसका नाम है सोना लाहौर, मुझे तो हर जगह गंदगी नजर आ रही है। राव साहब, सोना लाहौर तो आपने जब पैसे नहीं देंगे, जब गवर्नमेंट लाइबिलिटी समझ लेगी अपनी हर उस काम को कि ये बोझ है हम पे, तो फिर मसाइल होंगे। अब एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने पैसे उतने ही खर्च करने हैं जितनों को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सही डगर पर चलते? टर्किश कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, आप उससे पहले तैयारी करते, 2.5 साल में आपसे तैयारी नहीं हुई। क्या ये भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स का काम था? अब कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आपने उसको तोसी दी, उसके बाद आपके मामलात थे, और हर रोज हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, लेकिन उसमें मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, उससे इस तरह की गुफ्तगू की जाती है कि हमसे सवाल ना हो, भाई आज आपने परफॉर्म करना है, आपकी बारी है, आपके हाथ में बैठ। अच्छा राव साहब, एक और चीज, क्योंकि लोग एक्चुअली जो हैं हमें इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे अपनी राय से आगाह करते हैं, अपने इलाके के मसाइल बताते हैं। अब जब खबर में मेंशन ये किया गया है कि तरजीहात क्या होंगी हुकूमती अरकान के हल्के, तो कुछ हल्के अगर आप जिक्र करना चाहें, कुछ इलाके जहां पर आपको लगता है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं और ये तरजीहात में होने चाहिए। देखिए, आप अगर अंदरून शहर आपका चक्कर लगा है तो आप ज़रूर देखें, वहाँ से तो ठीक ठाक वोट पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गो के सीट्स नहीं जीत सके, लेकिन ठीक ठाक वोट पड़े हैं,
और उनके जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा कि आपकी क्या ज़रूरियात हैं, गार्बेज किस तरह से हटवाना है, सीवरेज का क्या करना है, स्ट्रीट लाइट्स का क्या करना है। और उसके साथ साथ जो गलियां हैं वो इस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं, गटर वहां पर उबलते नजर आ रहे हैं। आप चले सिर्फ अंदरून शहर की बात कर हम लें। तवक्को कर सकते हैं, आई होप कि जब भी इस पे काम हो तो प्रॉपर प्लान करके हो, ताकि वो इलाके जिन पे वाकई काम होने की जरूरत है, जहां के लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, उस तरफ नजरे करम हो जाए, उन लोगों की जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। क्योंकि इलाके में अगर ताफुन होगा, सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार होंगी, सीवरेज का पानी, कूड़ा, तो फिर शहरियों की जिंदगी वाकई अजीरन होकर रह जाती है। फिलहाल हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बल्दियाती इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं या नहीं ये तो राव साहब बताएंगे, लेकिन हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो मोहलत नहीं देने वाले। इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और खबर यह है कि बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को मजीद मोहलत देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनकार किया गया है कि अब हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। अब मुझे तो ये लग रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, आई एम सॉरी, कोरोना का शिकार तो नहीं हो गया राव साहब? देखिए, इससे बड़ी इसको मैं कहूँगा कि 2019 में ये बल्दियाती जो अच्छी खासी बल्दियाती सिस्टम चल रहा था उसको तोड़ा गया और 4 मई को बल्दियाती एक्ट 2019 मुतारफ करवा दिया गया, ये कहकर कि एक साल में मरहलावार हम इसके जो इलेक्शंस हैं वो करवाएंगे। पहले मरहले में नेबरहुड और विलेज पंचायत काउंसिल्स के इलेक्शन होंगे 6 माह में, उसके बाद 4 मई 2020 तक जो मेयर और डिस्ट्रिक्ट जो तहसील काउंसिल्स के चेयरमैन के जो इलेक्शन है वो भी हो जाएंगे। तो यूं बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होगा और बल्दियाती एक्ट 2019 जो कि फरिश्ता सिफ्त इंसानों ने तरतीब दिया है उसके मुताबिक निज़ाम चलेगा और अवाम की दहलीज पर अवाम के तमाम जो मसाइल हैं वो हल होंगे। हो अब ये रहा है कि उसमें 8 से 9 अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट से जब इसके 280 पहले रखी गई, 274 यूनियन काउंसिल्स को ख़त्म करके 280 नेबरहुड काउंसिल्स लाहौर शहर में बनाई गई, इसी तरह से दूसरे शहरों में भी रद्दबदल किया गया। फिर ख्याल आता है साहब बहादुर को कि नहीं 280 कम है, इनको 475 किया जाए, नया ऑर्डिनेंस लाया जाए। तो अब तक 8 मरतबा इस कानून में ही जो कि फरिश्ता सिफ्त और तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिले की वजह ये भी हो सकती है? एग्जैक्टली उसमें अब हो क्या रहा है, सब चीज़ें जब मुकम्मल होगी, कोई जवाब बाकी ना रहा, तो नवंबर में ये डिसीजन हुआ कि 1 नवंबर तक जो है वो तमाम तर तफसीलात हमें फ्राहम की जाए। ख़ास तौर पर जो नेबरहुड काउंसिल्स के नाम हैं वो पंजाब काबीना देगी। पंजाब काबीना के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सेकंड किया गया, इसको माना गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इसमें इलेक्शन कमीशन ने जब नाम मांगे तो 15 दिन की मजीद मोहलत ली गई। हालांकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस हवाले से जो नाम थे वो पंजाब काबीना को भिजवा भी दिए 475 नेबरहुड काउंसिल्स के, लेकिन उसके बावजूद मजीद 15 दिन मांगे गए कि अभी नामों में कोई दुरुस्तगी करनी है। अब ये नाम खेलते हुए अब जनवरी भी आ गया है और उसके बावजूद अभी तक कोई अता पता नहीं है। दूसरी जानिब इसी को ही तो यही तो मुनाफिकाना सियासत है कि स्क्रीन पर कुछ और बोलते हैं और बिहाइंड द सीन कुछ और है। अब क्या वजह है कि पंजाब गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही? आप प्राइम मिनिस्टर को सुने, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब को सुने तो कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम ऐसा दे दिया हमने कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। निज़ाम दे दिया और जो हो ये अभी तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये रहा है कि इनके अपने जो लोग हैं वो परेशान हैं कि हम आटा और चीनी का जवाब कैसे देंगे गली मोहल्लों में, हम गली मोहल्लों में किस तरह से काम करवाएंगे। आपने बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की वजह से नया ऑर्डिनेंस नाफिज किया और अभी तक ब्यूरोक्रेट्स से बल्दियाती इदारों के जो अमूर हैं वो निपटवाए जा रहे हैं। बात इसमें यह है कि अगर बार बार आप राव साहब महकमा बल्दियात और इलेक्शन कमीशन के इख्तलाफात क्या हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। इख्तलाफात यही है कि महकमा बल्दियात ने जो भी डिसीजन करना है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ पे करना है और महकमा बल्दियात इज जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब।
अब जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं चाहेगी इलेक्शन कराना तो महकमा बल्दियात उसमें क्या कर लेगा। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि इलेक्शन हो, जो डिवीजन है वो ये तकारीर में जरूर चाहते हैं, अपने बयानात में। अभी ये देखिए नए बल्दियाती निज़ाम से निचली सतह पर काफी जो है वो जो नया दौर शुरू होगा, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ही। और हालत ये है कि नाम जो कि नेबरहुड काउंसिल्स के इनके पास पिछले 3 माह से पड़े हैं, बल्कि 4 माह से इनके पास पड़े हैं, वो ये फॉरवर्ड नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन को कि वो जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो मुमकिन तौर पर इसकी तारीख का ऐलान कर सकता है। लेकिन एक जानिब कोरोना के बाइस पंजाब गवर्नमेंट ये बहाने तराश रही है, तो क्या जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं हुक्मरान जमातों के वो नहीं आ रहे, उस वक्त कोरोना नहीं है। तो यही तो अच्छा राव साहब, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। तो बल्दियाती इंतखाबात को ना कोरोना हुआ, ना ये कोरोना के नजर हुए, बल्कि खुद नहीं करवाना चाह रहे हैं। नियत को कोरोना हो चुका हुआ है, ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मुझे सिर्फ ये बता दें इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते आपके लाहौर शहर में जो हालिया गार्बेज का इशू था, इसमें जो खला था बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल खला था, पॉलिटिकल लोग नहीं थे। आपने जो ही पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व किया तो मसला रिजॉल्व होने की तरफ गया ना। तो अब 3507 लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हर गली मोहल्ले में मौजूद थे, ऐसे ही अपने शहरियों और अपने इलाके के गली मोहल्लों के मसाइल को अच्छी तरह से एग्जैक्टली उनके साथ खड़े होते थे हर सूरत हाल में। ख्वाह ये आपने एसओपीज का जो अमल दरामद का डोंगर चाह रहे हैं, ये आपको बल्दियाती सेटअप की वजह से नहीं, पोलियो कैंपेन, डेंगू कैंपेन, ये सारी वो सेटअप नीचे तक मौजूद है गली मोहल्ले की सतह पर, और लोगों को उनकी बात समझ भी आती है। जाहिर है पोलियो के हवाले से भी आप देख लें, आपने किसी भी मुहिम को कामयाब करना है, आपने देखिए अवाम के जो मसाइल हैं वो 3 से 4 बुनियादी मसाइल होते हैं। सड़क बनवानी है, सीवरेज का इशू है, स्ट्रीट लाइट का इशू है, वाटर सप्लाई का इशू है, सुई गैस का इशू है। इसके अलावा कोई पॉलिटिशियन से कोई खाना नहीं मांगता जाके कि हमें खाना खिला दे। फिलहाल ये मसला लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और कोई इस तरफ जाएगा भी बल्दियाती इलेक्शन की तरफ या नहीं। इसके लिए तो आने वाले वक्त का इंतजार ही हमें करना पड़ेगा। और अगली खबर हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। पुलिस को फ्री हैंड मिल गया है, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक और ऑपरेशन की तैयारी, जिसके लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। ये कब्जा ग्रुप क्या काबू आ सकेंगे? बिल्कुल, आज आप हैरान होंगी कि हमें बात करना पड़ेगी पुलिस के इकदाम के हवाले से कि पुलिस जो है वो कुछ प्लान कर रही है। और लेकिन फ्री हैंड भी मिल गया, ये भी कहते हैं साथ। फ्री हैंड मिलना भी चाहिए। और हालिया जो हम 3 वीक्स की जो हम प्रैक्टिस देख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त है वो। लेकिन देखना ये है कि फ्री हैंड मिलने के बाद पुलिस अपनी कारकर्दगी अब क्या दिखाती है। जब से आपको सीसीपीओ कम बोलने वाले सीसीपीओ आए हैं, तब से आपको सूरत हाल में कुछ बेहतरी इस सेंस में भी नजर आ रही है। कम से कम हम चूंकि शहर में फिरते भी हैं, जो एक खौफो हरास का एलिमेंट था मुख्तलिफ इलाकों में, तकरीबन हर इलाके में जो वैगाबॉन्ड्स हैं या ये लैंड ग्रैबर्स हैं, जुआ माफिया है, इनके खिलाफ मुतहरिक करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि कब्जा ग्रुपों से ज्यादा जो जरूरी है, कब्जा ग्रुप्स तो आप काउंटिंग कर सकते हैं 200 से 300 होंगे शहर में, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। लेकिन जो जुए के हवाले से जो जुए के अड्डे हैं, ये अगर पुलिस खत्म करवा दे, सीसीपीओ लाहौर ये खत्म करवा दे, तो आपके 80% जराइम में कमी आएगी। 80% जराइम में कमी आएगी, क्योंकि सबसे बुनियादी, मेरी एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी बात हुई कि जो बुनियादी पहलू है, जो डकैती की वारदातें या राजधानी की जो वारदातें हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही हैं कि जो जुए के अड्डे हैं ये शहर में हर इलाके में कायम है। और इनकी बदकिस्मती ये है कि इलाका के एसएचओ को सब पता है कि किस जगह किसका जो कौन जो है वो ये काम करता है इसमें। उसके बाद तीसरा जो मरहला है वो मनशियात की खरीदो फरोख्त है, उसको ये लैंड ग्रैबर्स। अब ये जो हेल्पलाइन बताई गई है, मुझे ये बताइए ये कितनी एक्टिव होगी? क्या तमाम शहरी यहाँ पर कोई शिकायत बता सकते हैं? 1242 ये हेल्पलाइन है। देखिए हेल्पलाइन तो आपके पास 15 भी है और 8787 भी गालिबन एक ऐसी हेल्पलाइन है जिससे बराह रास्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन पर बहुत ज्यादा
जो कान है वो नहीं धरे जाते, फ़ोन ज़रूर आते हैं आपको, कागजी कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं। जब आपके पास फहरिस्तें मौजूद हैं तमाम लैंड ग्रैबर्स की, हर थाने में मौजूद है और हर तरह के जराइम पेशा अफराद की फहरिस्तें मौजूद हैं, तो फिर आपको किसी हेल्पलाइन की जरूरत नहीं है, फिर आपको पेशकदमी करनी है इन अड्डों की तरफ। लेकिन वो जो आपने जिक्र किया था कि इलाके के मसाइल, इलाके में जुए के जो अड्डे हैं वो अगर शहरी भी हाईलाइट कर देंगे, अगर किसी को किसी शहरी हाईलाइट कर नहीं सकेंगे क्योंकि जिस जगह पे भी ये हैं वहां पर उनका पूरा होल्ड है। ये शायद ख्वा अंदरून शहर में, तो फिर इस तरह के ऑपरेशंस का क्या फायदा है? इस तरह के ऑपरेशंस का ये फायदा है, अभी भी पुलिस की जो लीकेज है उसको रोकने की जरूरत है। हमने खुद भी एनालाइज किया है कि बहुत सारी जगहों पे पुलिस गई है और नाकाम लौटी है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो इंफॉर्मेशन है वो कबल अज वक्त लैंड ग्रैबर्स और ये जो जराइम पेशा अफराद है इन तक पहले पहुंच जाती है कि पाजो सी आ रहे थे। तो ये सूरत हाल, इस सूरत हाल से भी आपको निपटना है और बेहतर ये है अगर आपने इस पर काबू पाना है तो आपको उस इलाके की पुलिस से कार्रवाई करवाने की बजाय तीसरे इलाके से लाके पुलिस से कार्रवाई करवाएं। अगर आपने काबू पाना, कम से कम इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगी, क्योंकि मुतल्लका पुलिस स्टेशन। ये थी हमारे पास अपडेट्स जो आप तक पहुंचाई हैं। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन जब वापस आएंगे तो शहर में खौफ की अलामत बनता जा रहा है भत्ता माफिया, जो कि शहरियों को, खास तौर पर जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनको परेशान कर रहा है। भत्ता माफिया सरगर्म है, शहरी से 5 लाख भत्ते का मुतालबा किया गया है। अब रोजाना की बुनियाद पर ये खबरें आ रही हैं जिससे कारोबारी अफराद तजब्जुब का शिकार, परेशानी का शिकार होते चले जा रहे हैं। हालात आपके सामने हैं और इतनी परेशानी में जब आप अपने घरों से निकल के अपने कारोबार के लिए जाते हैं और आगे से आपको ये परेशानी पड़ जाती है तो हालात क्या होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खबर है जी, जनूबी कैंट का इलाका है जहां पर रियाज भट्टी के घर पर 2 मुल्जिमान की जानिब से भत्ता ना देने पर घर पर पहले पथराव किया गया, जिसके बाद अगले ही रोज फायरिंग की गई और ये सब भत्ता ना दे। अब मतलब भत्ता माफिया जो है वो इतना वेल प्लान्ड और अपनी कार्रवाई इतनी प्लानिंग से कर रहा है कि घरों तक लोगों के पहुंच है। राव साहब क्या कहेंगे? लोग अपने घरों में गैर महफूज अभी हम पुलिस की कारकर्दगी और पुलिस से मुतल्लिक जो इकदाम होने चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को करने चाहिए, उस पर बात कर रहे थे। तो अब देखिए कमज़ोर ग्रिप का यही पेशखेमा है और अब बात यह है कि भत्ता की खबरें तो हम कराची से सुना करते थे, लाहौर में भी काफ़ी अरसे से इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि क्यों इस तरह की नोयत आ रही है। पहले पथराव और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है। इस पर अब जनूबी छावनी का जो पुलिस स्टेशन है और हालांकि इस इलाके को हम ये समझते हैं कि यहाँ चूँकि कंटोनमेंट एरिया है सारा और अच्छा यहाँ महफूज इलाका इसको समझा जाता है और बिल्कुल इसका मतलब है अगर सीसीटीवी फुटेज भी है तो फिर तो ये क्वेश्चन मार्क है मुतल्लिका पुलिस के लिए और इसमें बिल्कुल हुकाम बाला को नोटिस भी लेना चाहिए और इस तरह के जो किरदार हैं इनको वाकई कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अच्छा राव साहब, ये जो खबर की डिटेल्स है ना, इसके मुताबिक मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब मुल्जिम के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद हैं तो पुलिस के हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे। नाम आ गया मरकजी मुल्जिम उमर खयाम पर पहले भी भत्ता और इकदाम कत्ल समेत मुतादिद मुकदमात हैं। तो फिर मुल्जिम कहाँ है? क्या उसको ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? मतलब वो कॉल्स कर रहे हैं किसी को। इसका मतलब है कि जनूबी छावनी के इलाके में अभी तक जो पुलिस के हालिया ऑपरेशंस हैं वहां पर फिर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से ये नौबत आई है। तो अगर नहीं हुआ तो फिर यकीनन इस तरफ पेशकदमी करना होगी पुलिस को और भत्ता से मुतल्लिक तो जीरो टॉलरेंस रहा है। कम अज कम जो लाहौर के या पंजाब के लोग हैं वो भत्ता से के हवाले से जो खबरें हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह की खबरों को आना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान जरूर। अच्छा राव साहब, ऐसे मेरे जहन में ये चीज आई है, आई डोंट नो इससे लिंक भी है या नहीं है। अक्सर हम पहले न्यूज बुलेटिन्स में रात गए ये चीजें शेयर भी करते थे अपने नाजरीन के साथ, जो लाइव सर्च ऑपरेशन होते थे।
आबिद, इरफान लेट नाइट उन सर्च ऑपरेशन को कवर करते थे और हम अपने नाजरीन को बताते थे कि फलां इलाके में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है, किरायादारी कवायद चेक किए गए हैं, आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये चीजें आप कहाँ गई हैं? असल में जब ये शुरू सिलसिला हुआ था नेशनल एक्शन प्लान से, बिल्कुल, और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने के लिए ये इसको अमल दरामद भी किया जा रहा था और मुतल्लिका जो एसपीज थे वो उनकी निगरानी में, ये एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनफैक्ट हो ये रहा है कि अब चूंकि पुलिस को एंगेज किया गया दूसरी जानिब बड़ी बड़ी रेड्स के लिए, तो हो सकता है कि ये मार्जिन कम अज कम आप भी दे दें मैं तो ज़रूर दूंगा कि अब चूंकि पुलिस इंगेज है इस वक्त, ये जो हर रोज़ आप सुन रहे हैं कि फ़लाँ इलाके में लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई और छापे मारे जा रहे हैं, हर रोज़ किसी ना किसी मुकाम पर ज़रूर छापे की इत्तला आती है, तो शायद इसमें बिजी होने की वजह से नहीं हो पा रहा, लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें अगर सबसे बड़ा हौसला अफजा नताइज निकल रहे हैं तो मैं तो मार्जिन दे दूं, सबसे मैं ये कह दूं आपकी तरह कि ठीक है, देखिए नताइज आपको हौसला अफजा नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि जो रेंटेड ओरिएंटेड जो एरियाज थे वहाँ पर जो आपकी सर्वेलेंस थी वो ज़्यादा बेहतर थी, मालिक भी पाबंद था पुलिस को इत्तला देने में कि कौन मेरे घर में आके रह रहा है, या जो किराएदार है वो भी पाबंद था, उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी पुलिस को मतलब कितने लोग हैं। तो ये एक अच्छा सिलसिला था जिससे कम अज़ कम ये कहा जा सकता है कि आपके पास डिटेल्स तो एटलीस्ट आना शुरू हुई। तो मेरे ख्याल से मैं खबर को वाइंड अप करना चाह रही हूँ ये कह के कि नारा मैंने तो हमेशा ये सुना था पुलिस का है काम तहफ़्फ़ुज़ आपका, हिफाजत आपकी, अब ये अगर हालात रहेंगे ये स्लोगन तो बहुत पुराना हो गया। मैं वही कह रही हूँ ना कि हम तो ये सुनते आ रहे थे, लेकिन फिलहाल ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। शहर का एक बहुत बड़ा मसला गंदगी के साथ साथ मसला ये भी है कि हर जगह पर जो है वो शहरी शिकायत ये कर रहे हैं कि मवेशियों के गैर कानूनी बाड़े बनाए गए हैं, गंदगी और ताफुन से बुरा हाल हो चुका है। जस्ट इमेजिन कि आपके इलाके में जानवरों का गैर कानूनी बाड़ा है तो आपका इलाके में रहना किस कदर मुश्किल हो जाएगा। वाकई जिन लोगों के इलाके में ये हालात हैं वो परेशान होंगे, क्या कहेंगे? देखिए अब चूंकि एक तीसरी मरतबा मुसलसल तीसरे ये कमिश्नर हैं जिन्होंने पहले ये सैफ अंजुम साहब ने ये कैंपेन शुरू की कैटल लिफ्टिंग की कि ममनुआ यूनियन काउंसिल्स में नहीं होना चाहिए, उसके बाद आसिफ बिलाल लोधी ने और फिर जो है वो जुल्फ़कार अहमद घुमन साहब ने ये कैंपेन, चूँकि तीनों ही एडमिनिस्ट्रेटर भी है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ही ये फंक्शन है टू इनको रिमूव करना ममनुआ यूनियन काउंसिल से। अब सूरत हाल ये है कि गुलबर्ग के साथ ये इलाका है सारा, और कल जब हम ये स्टोरी करने भी गए हैं तो बड़ा पोश इलाका, ये जिक्र कर दें, शहर का पोश इलाका है और हालत ये है कि रेलवे लाइन के साथ साथ मक्का कॉलोनी तक जिना कॉलोनी और मुख्तलिफ ये आबादियाँ हैं जहाँ पर इस तरह से मवेशियों के बाड़े मौजूद हैं। अब कल जब फुटेज बनाने गए तो मेरे साथ कैमरामैन अदील चौधरी था और बहुत बमुश्किल ही ये फुटेज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये हम बना सके हैं। हमारी भी तस्वीर बनाते रहे वो लोग कि ये लोग कवर करने आए हैं, तो इसमें चूँकि सूरत हाल ये है कि शहर की 214 ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जो कि जहाँ पर मवेशी रखने पर जो है वो पाबंदी है। अब ये यूनियन काउंसिल आपने खुद कहा कि ये वो जगह है जहां पर मवेशी रखने पर पाबंदी है, अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसने यहाँ पर कार्रवाई? ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया जो ये जिनकी ये जिम्मेदारी है, ओझल है क्या? ये ऑब्वियसली नजरों से ओझल है। अब ये पोश इलाका है, ही ओझल है, ये कोई शहर का अंदाज किया जा रहा है। देखिए ये शहर दो का चीजें ना, दो चीजें हैं, एक वाकई नजरों से ओझल होना कि आप एक चीज से बिल्कुल बाखबर हैं और एक खबर रखते हुए भी आप कुछ करना मेरा तो नहीं ख्याल के खबर ना हो, मेरा नहीं ख्याल के खबर ना हो। और गुलबर्ग जोन की ये जिम्मेदारी है, गुलबर्ग जोन का कंट्रोल्ड एरिया है, वहां पर इस तरह से मवेशियों के बाड़े होना जाहिर है सवालिया निशान तो है कारकर्दगी पर, कोई पूछने वाला नहीं है। और चीफ कारपोरेशन ने बड़ा वाजिया ये अहकामात जारी किए हैं कि इस हवाले से कोई जो ने उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर जो शिकायत हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों
कि जो जानवरों का फजला है वो जा रहा है आपके सीवरेज सिस्टम में, सीवरेज सिस्टम की वजह से, और इसी वजह से आप सीवरेज सिस्टम जो है वो चौक कर रहा है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मकसद सिर्फ डिस्कस करने का यही था कि वहां तक बात और पहुंच जाए और शहरियों मेरे का मसला कैमरामैन हल ने हो जिस जाए। तरह से फुटेज बनाई है, मैं तो यकीन करें कि जा भी नहीं सकेगा। उसने बहुत ज्यादा जो गलीज अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए और फिर धमकियां भी दी गई, उसके बावजूद अदील चौधरी ने ये फुटेज बनाई है। चलिए जी, क्रेडिट गोज टू अदील के ऑब्वियसली आपके लिए ये चीजें समटाइम कवर करना इतना मुश्किल हो जाता है, आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, और फिर जिस तरह से राव साहब बता रहे हैं ये रवैये और ये जहां पर भी हम जाते हैं, जब मुझे पता है कि मैं ये मुसलसल इसको कवर भी कर रहा हूँ, जहां पर भी जाते हैं इसी तरह के थ्रेड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और कोशिश होती है कि खुद खबर ना बने। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि हम मसाइल उजागर करना छोड़ देंगे, ये मसाइल हल होने के काबिल हैं, वो होने क्लेम ये चाहिए। करते हैं कि आप दूध कहाँ से पिएंगे। हाँ। लेकिन तो इसके लिए प्रॉपर आपको इसके लिए कुछ हिकमत अमली अपनानी है। राव साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है मुसलसल, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सर्विसेज अस्पताल का रुख कर लेते हैं, जहां पर मसला ये है कि कार्डियोलॉजी ब्लॉक में 1 अरब की, कम पैसे भी नहीं है, अच्छी खासी खतीर रकम है ये 1 अरब, जिसकी जदीद मशीनरी 6 माह से गैर फाल है। जवाब क्या है इसका राव साहब? देखिए, जाहिद चोई साहब ने कल जब ये स्टोरी दी, आमतौर पर हम उनसे मजाक करते हैं कि वो अपनी बीट की इस तरह से जो स्टोरीज हैं वो ब्रेक नहीं करते, तो कल जब ये आई तो यकीनन देखिए 1 अरब की ये मशीनरी है, और ये गुड गवर्नेंस पर सवाल है। मैं वही कहने लगी थी, एक तरफ हम अस्पतालों की सूरत हाल ये दिखाते हैं मशीनरी खराब है, जहां मशीनरी है वो गैर फाल है। हम कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये पैसा खर्च करके आपने इसको रख लिया, और जो MRI मशीन के लिए जो कमरा है वो आरामगाह बना हुआ है, वहाँ पर चारपाइयाँ जो है वो बिछी हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये गुड गवर्नेंस और किसको कहते हैं? मेरा सवाल है, गुड गवर्नेंस यही तो है। मुझे इंतजामिया ये बता दे, आप देखिए, मशीनरी लग जाएगी, लोगों को सर्विस देना शुरू कर देगी, फिर क्या जरूरत नहीं मशीनरी को फाल करने की महसूस हो रही अस्पतालों में? क्या मुझे तो वैसे यही लगता है। है? और देखिए, हेल्थ मिनिस्टर एक डॉक्टर, पेशावर डॉक्टर, उसके बाद आप देख लें कि क्या सूरत हाल है, और बजाय इसके कि ये मशीनरी आती है और विद इन डेज इसके हवाले से, बल्कि इसका पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर फिर मशीनरी की खरीदारी करनी चाहिए थी, ताकि ताखीर ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 6 माह से लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पे जो मशीनरी जिसका जिक्र किया गया है जी, सीटी स्कैन, कलर डेवलपर, अल्ट्रासाउंड चीजें, मशीनें जो हैं, उसकी सर्विसेज, मुझे ये बताएं इनकी जरूरत नहीं है जो इनकी सर्विसेज को बंद रखा गया है? ये चूंकि इनको जरूरत नहीं है, अस्पताल का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पर अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। फिर ये चीजें हैं कि आप मरीजों को फायदा देना ही नहीं चाह रहे, उनकी सहूलत के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे। देखिए, शहर के ये जो चंद उमरा हैं, शायद इनको इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं, जो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, उनको जरूरत है। अब उनकी जरूरत का ख्याल एक हेल्थ मिनिस्टर नहीं रख पा रही, या महकमा सेहत नहीं रख पा रहा, तो इसमें क्या कहा जा सकता है? ये पूरा का पूरा जो आवे का आवा चूंकि बिगड़ चुका हुआ है, और अब इसमें मुझे नहीं पता कि क्या मसलहत है। एक जानिब आप कह रहे हैं गुड गवर्नेंस, क्या बात आप कर रहे हैं? मसलहत क्या हो की सकती है? आपके पास मशीनरी मौजूद है, मरीज महंगे टेस्ट बाहर से कराने पे मौजूद है, क्या मसलहत है इसमें यार? मुझे तो समझ से बाहर है ये चीजें। तो यही तो मसलत है, किसी को फायदा ही तो पहुंचाना चाहते हैं हम हर काम में, कि यहाँ से टेस्ट मुफ्त होंगे, बाहर से आपको पता है कि अगर पेशेंट जाएंगे तो बाहर से लोगों को पैसे देना पड़ेंगे, और लोगों की जो हालत पहले ही कर दी हुई है इस महंगाई के दौर में जो हो चुकी हुई है, ऐसे में इस तरह के इकदाम ना करना, इसको फेलियर ही कहेंगे इससे बढ़कर, और क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें? या फेलियर, या मिसमैनेजमेंट, या फिर आप वाकई मरीजों को बैड सहूलत गवर्नेंस देना की नहीं चाह रहे हैं। बदतरीन मिसाल है ये। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक अहम खबर है जी, सेशन अदालत से, और सेशन अदालत से खबर ये है कि 12 साल बच्चा हवालगी केस की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हेडलाइंस जानेंगे, और शो में एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
सो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी, असल मसला था क्या। अब फिलहाल इस प्राइवेसी पॉलिसी को तो होल्ड कर दिया गया है, लेकिन ये असल में था क्या, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और अहम चीज़ जो मैंने भी देखी, बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, वो ये था कि ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस पे जब लोग आए तो वो ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस जैसे कि सिग्नल ऐप का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनकी अफादियत जानना भी बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट कि सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से वो किस तरह से व्हाट्सएप से डिफरेंट थी कि लोगों ने उनका रुख कर लिया। बहुत सारे लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप उसमें बातचीत करते हैं, पिक्चर्स क्वालिटी, आपका डाटा सेव रहता है, बहुत लिहाज से वो व्हाट्सएप से जो है वो बेहतर है। अब वो किस तरह से बेहतर है और लोग कितनी बड़ी तादाद में जो हैं वो अब इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। खालिद फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि IT एक्सपर्ट हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक परेशानी की लहर हमने देखी लोगों में, क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल इतने सारे लोग करते हैं। तो मुझे ब्रीफली, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, काफ़ी हद तक समझ भी चुके हैं, ब्रीफली बता दीजिएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, लोग इतने डबल माइंडेड क्यों हो गए थे, ये प्राइवेसी पॉलिसी थी क्या? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि असल में जनरल अवेयरनेस तो है। डाटा हमेशा से, जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप, जो भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, आपका डाटा हमेशा उन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास स्टोर होता है। जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं उसमें वो आपसे परमिशन मांगती है शुरू में इंस्टॉल होते वक्त कि वो आपका डाटा शेयर करेगी, वो अपना डाटा अपने पास रखेगी, वो ऐप जो है वो सिक्योर करती है। लेकिन इशू यहाँ आता है कि इससे पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं। डाटा तो आप पिछले 10 साल से, जब से इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट हुआ और उसके बाद वेबसाइट्स बनी, तो वो भी आपका डाटा स्टोर करती हैं। अब जो मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, ये भी आपका डाटा स्टोर करती हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये आ गया है कि वो जो पहले चीज़ें उन्होंने बताई नहीं थी, अब उन्होंने ओपनली बताई हैं कि हम आपका डाटा जो है वो आगे सेल भी कर सकते हैं। हम दूसरी कंपनीज़ को जो अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं उनको हम बेचेंगे भी आपका डाटा। पहले वो ये कहते नहीं थे, अब उन्होंने कहा है। अब उसके कहने की वजह क्या है, जिसकी वजह से लोगों में एकदम ये आ गया कि अब हमारा डाटा सेल करेंगे। असल में वो तो पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ लॉज ऐसे आ गए हैं जिसमें उन्होंने ये डिस्क्रीट कर दिया है कि आपने जिन एंड यूज़र्स को ये बताना है कि आपका डाटा किस तरह आप यूज़ करेंगे। इस सिलसिले में चूँकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक ओन करता है, लेकिन ये व्हाट्सएप पहले फेसबुक ने बनाया नहीं था, तो ये एक और कंपनी थी, उसने ये बनाया था और उसने ये फ्री ऐप दी थी, तो सबने फ्री यूज़ की थी। उस वक्त उनकी पॉलिसी से एग्री करते हुए आपने ये इंस्टॉल की थी। अब जब फेसबुक ने इसको एक्वायर कर लिया, तो उसके बाद अब जो आपको मालूम ही है, फेसबुक के साथ जो है फेसबुक डाटा शेयर करता है। वो एक इंटरनेशनल मार्केट भी है जहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग होती है, तो उसने वो अपना डाटा डिफरेंट बिजनेसेस को सेल करना है। तो उसने ये आपको इसलिए बता दिया क्योंकि रिसेंटली कांग्रेस में और अमेरिका में फेसबुक के ऊपर काफ़ी केसेस किए गए हैं और उसको काफ़ी स्क्रूटनी की गई है, उसको बुलाया गया है, मल्टीपल टाइम मार्क ज़करबर्ग को बुलाया गया है, उससे क्वेश्चनिंग की गई है, हमारा डाटा आप कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कितना सिक्योर है, कितना पर्सनल आप हमारा डाटा एक्वायर कर लेते हैं। तो अब लोग वो उनको आहिस्ता आहिस्ता अब अल्टीमेटली ये पॉलिसी बनानी पड़ी कि जिसमें वो लोगों को बता दें कि आपका डाटा हम यूज करेंगे। यानी एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं था, सिर्फ समझने की बात थी और लोग परेशान हो गए थे, लेकिन फिलहाल इसको होल्ड तो किया गया है। अब हमारा आज का बेसिक जो गुफ्तगू करने का मकसद था वो ये था कि लोग जब परेशान हुए तो उन्होंने दूसरी एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली और उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कि ऑल्टरनेट थी व्हाट्सएप का। वो कितनी सिक्योर है, उनके फीचर्स कितने बेस्ट हैं व्हाट्सएप से, वो किस तरह से बेहतर हैं, मुझे ये बताइएगा। वैसे तो काफ़ी इसके कंपटीशन में काफ़ी ऐप्स मौजूद हैं। ज्यादातर लोगों ने सिग्नल ऐप को जो है डाउनलोड किया, वो हमने दिखाया भी कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है। जी, सिग्नल और टेलीग्राम भी हैं, ये भी यूज़ किए हैं। असल में ये दोनों जो हैं ऐप्स जो हैं ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन देती हैं व्हाट्सएप की तरह, वो भी एंड टू एंड देती है, बट देयर इज़ अ टेक्निकल डिफरेंस विच इज़ कि ये सिग्नल जो है ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि ये जिस कोड के ऊपर बेस करके बनाई गई है वो ओपन है पब्लिक के लिए। दूसरी बात ये है जो इसमें जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट इस तरह से कि एंड टू एंड वो एनक्रिप्शन तो है कोड की, यानी आपकी चैट पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आपकी चैट एनक्रिप्ट की जाती है तो व्हाट्सएप में यह जिस की से एनक्रिप्ट की जाती है, यानी आपको उसको खुफिया बना दिया जाता है,
उसकी की उनके पास रहती है व्हाट्सएप के पास, सो दे कैन यूज दैट की टू ओपन द मैसेज। सिग्नल में ये है कि वो जो की है वो खत्म कर देते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती उसके बाद जब एंड टू एंड। अच्छा, तो वी कैन से कि वो ज्यादा सिक्योर है। वो ज़्यादा सिक्योर है इस मामले में। और दूसरी बात ये है कि ओपन सोर्स है, उसका कोड जो कुछ उसके अंदर हो रहा है, जो वो प्रोग्राम करता है, वो आपको पता लग जाता है। तीसरा, उनकी पॉलिसी ओपन है, उन्होंने शेयर की हुई है। फोर्थ ये है कि बहुत सारे जैसे आपने चीज़ें देखी, वो मार्केट में डाटा फिलहाल तो सेल नहीं करते, और उनका कहना भी यही है। फिफ्थ उनका सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज़ है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ये कंपनीज हैं, व्हाट्सएप कंपनी है या जो दूसरी जो इसके कंपेटिटर्स में हैं, वो भी सारी कंपनीज है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो डोनेशंस पे चलती है। अच्छा, ये चूंकि डोनेशंस पे चलती है, तो इसका चूंकि बिजनेस मॉडल प्रॉफिट बेस नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि आप हमें डोनेट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करें तो कोई बात नहीं। लेकिन उसको फिर भी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज मौजूद हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो उसको इन्वेस्ट करती हैं उसमें। अच्छा, तो in a way they are safer in terms of communication, they are openness is important, इसमें ये बात है। और बहुत सारे जो लोग जो सिक्योरिटी के डोमेन में काम करते हैं और टेक्नोलॉजी के डोमेन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली उसको एलन मस्क ने एंडोर्स कर दिया बिकॉज दे नो अंडरस्टैंड द बैक एंड टेक्नोलॉजी, और जो लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं वो उसकी कोड को समझ चुके हैं। तो दे से कि दिस इज फार बेटर as an option as compared to a company oriented app। सही। अच्छा, एक और चीज मैंने जिस तरह से टेलीग्राम के बारे में और फिर इसके साथ साथ जो एप्लीकेशंस ऑल्टरनेट पे यूज हो रही हैं, पिक्चर्स क्वालिटी, क्योंकि शेयरिंग पिक्चर्स जो है व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग करते हैं, वो बहुत बेहतर है व्हाट्सएप से। इज इट ट्रू? समवट है, डिपेंड करता है आपकी बैंडविड्थ, फिर अगेन यूजेज पे, और दूसरा कंपनी के उनके जैसे उनका सर्वर है वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सर्वर्स। अच्छा, सिग्नल ऐप पे तो लोग वाकई जिक्र कर रहे हैं कि आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे अगर आप पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं या सिग्नल ऐप पे कर रहे हैं तो दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसमें फ़र्क ये है ना कि देखें, बात ये कि व्हाट्सएप का मेजर पर्पस जो उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयरिंग में भी व्हाट्सएप ने आपको दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं। अगर आप हाई क्वालिटी पिक्चर्स शेयर करना चाहते हैं तो आप एज ए डॉक्यूमेंट शेयर करें, वो हाई क्वालिटी शेयर होगी। लेकिन आप एज ए इमेज उसको शेयर करेंगे तो उसको वो कंप्रेस कर देता है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, की क्विक कम्युनिकेशन हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि इंस्टाग्राम जब शुरू आया था तो उसकी भी एक उसमें काफ़ी सारे फीचर्स नहीं थे, फिल्टर्स नहीं थे, तो ये ग्रेजुअली दे ग्रो, और वो कोई बात नहीं, अगर अभी भी है तो वो उसकी सर्टन कुछ टेक्नोलॉजिकल एजेस हैं और कुछ जो वीकनेसेस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगी, बिकॉज अब उसकी यूजर बेस बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है दे विल इंप्रूव एंड ब्रिंग इन मोर फीचर्स इन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, लोगों का ये जो बढ़ता हुआ रुझान है व्हाट्सएप को छोड़ के दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जाने का, इससे क्या जो है व्हाट्सएप की ये जो पॉलिसी जिसको भी फिलहाल रोका गया है, होल्ड किया गया है, इस पर नजरसानी हो सकती है? क्योंकि अभी तो लोग बार बार, मतलब हम जितना मर्जी लोगों को बता रहे हैं कि ये एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं था, कोई नई चीज़ नहीं थी, अब लोगों के माइंड में बैठ चुका है ना, तो वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ को तैयार ही नहीं है कि वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, कंपनी अपनी पॉलिसी ऑल टुगेदर तो चेंज नहीं करेगी, लेकिन उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करेगी। उन्होंने जो टाइम लिया 8 फरवरी का उन्होंने टाइम दिया था, अब उन्होंने मई तक का टाइम ले लिया और उन्होंने कहा कि हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। और जो अभी तक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो बुनियादी तौर पे 4 सेक्टर्स के अंदर है। एक, आपकी फ़ोन बुक जो है, आपके जो एड्रेस बुक है उसका आप क्या करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम आपकी एड्रेस बुक फेसबुक से शेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये आपके जो मैसेजेस हैं वो हम रीड नहीं करेंगे, आपकी कॉल्स हम सुनेंगे नहीं, तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात, आपके ग्रुप इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। और फोर्थ पॉइंट इज दिस कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके पास सिक्योर हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन अगर मैं इसको डिसाइफर करूं यानी रिवर्स करूं तो हमने ये समझना है इन कंपनीज को हमारा कौन सा डाटा चाहिए और उनकी क्या ज़रूरत है। बात यह है कि उन्होंने आपकी गॉसिप नहीं सुननी बैठ के कि आपने किस चीज़ के बारे में कहा। एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स। तो अगर आपने जो भी बात की एट द एंड ऑफ द डे आप एक सर्टन साइट पे जाए, आपने सर्टन चीज क्लिक की, सर्टन चीज को व्यू किया, उसकी वीडियो देखी, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट डाटा, वो उन्होंने सेल करना है, तो वो तो आप फिर भी दे रहे हैं उनको। और फिर भी जो अभी उन्होंने रिसेंटली अभी उन्होंने एक बात की कि हम ये नहीं करेंगे, उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक फॉर एग्जाम्पल एक जुमला इस्तेमाल किया कि हम आपके इमेज जो है वो हम आपका डाटा जो है व्हाट्सएप जो फेसबुक की एप्स हैं वो डाटा यूज़ नहीं करेंगे। तो फेसबुक की तो बहुत सारी और भी एप्स उसके अंदर यूज़ होती हैं, उसमें
लेकिन उसमें ये तो नहीं है कि वो अच्छा, Facebook वन यूज मोर नहीं करेगा। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जी अब क्या होगा, हम तो एग्री कर चुके हैं और अभी ये पॉलिसी होल्ड हो गई है, अब वो कहाँ स्टैंड करते हैं? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। असल में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों दो डिसीजंस करने हैं। या तो वो इस ऐप को यूज़ करना छोड़ दें और जैसे आपने दूसरे अल्टरनेटिव्स बताए उनके ऊपर आ जाएं, या अगर उन्होंने जब इसको छोड़ना भी है तो भी ये भी याद रखें कि अगर आप समझते हैं कि मैंने ऐप छोड़ दी और इंस्टॉल कर दी तो मेरा डाटा का कुछ ठीक है वो यूज़ नहीं होगा, नहीं वो फिर भी यूज़ होगा। आप जो दे चुके हैं वो डाटा चला गया उनके पास। अब उसको करने का तरीका ये होगा कि आप सारी अपनी चैट पहले डिलीट करें, उसको ख़त्म करने से पहले अपना सारा डाटा डिलीट करें, फिर उस ऐप को डिलीट करें, अनस्टॉल करें और फिर उसके बाद आप अपनी दूसरी ऐप पे स्विच करें। इसके बगैर आप सिर्फ अनस्टॉल करके चले गए तो वो भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को पहले सिक्योर करें, ये बात इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही है कि दूसरी ऐप पे चले जाएं। और सिग्नल ने ऑब्वियसली अभी इस वक्त तक तो कम्पिटिटिव एज इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी है कि वो आपका डाटा मार्केट में अच्छा, सेल एज नहीं ए करेंगे। IT एक्सपर्ट आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या वो व्हाट्सएप पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर वो जो लोग इस प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करने के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना है? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अपनी ऑफिशियल चीज़ें, अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो शेयरिंग कर रहे होते हैं, कुछ आपकी पर्सनल मालूमात होती हैं आप वो शेयर कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनल पिक्चर्स होती हैं, फैमिली की पिक्चर्स आप वो शेयर कर रहे होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अब एक्चुअली आपको ख्याल रखना है अगर आप इन केस एग्री करके उस पॉलिसी को व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो? आपके क्वेश्चन के अगर मैं दो हिस्से करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि व्हाट्सएप यूज़ करें ना करें, तो बेहतर है ना करें, आप अल्टरनेटिव पे चले जाएं फॉर द टाइम बिंग। इट्स दैट्स व्हाट वी कैन डू। सेकंड थिंग इज बिकॉज आपका प्राइवेसी जो डाटा है जिसकी आपने बात की उसमें आपने दो किस्म की डाटा की। एक वो डाटा जो बिजनेस ओरिएंटेड है। अब आप बिजनेस ओरिएंटेड डाटा, कुछ उसमें बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ obviously। है। एक बात याद रखें कि व्हाट्सएप चाहे कुछ भी करे, बिजनेस मॉडल में वो चेंज, वो ये कह रहा है कि बिजनेस टू क्लाइंट जो कम्युनिकेशन है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ये जी। तो क्लाइंट टू क्लाइंट है, मतलब आम जो हम एक व्हाट्सएप के दो वर्जन है, एक बिजनेस वर्जन है एक सिंपल वर्जन है, तो उसे हम सिंपल यूज करते हैं। लेकिन वो बिजनेसेस को कह रहा है कि जो बिजनेसेस जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनका डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी सारी इंटरेक्शन बिजनेसेस से होती है। एक बात तो ये है, एट द एंड ऑफ द डे हम किसी ना किसी बिजनेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमारा डाटा इस तरह नहीं तो उस तरह तो जाएगा और वो लिंक कर जाएगा फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल उसके साथ मैच कर जाता है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सिक्योर रहेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी कह लें। अभी भी वो जो वो ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपका डाटा, हम आपकी बात गॉसिप नहीं सुनते, हम आपके इमेजेस नहीं देखते। उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो जो कुछ आपसे ले रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में कैसे देखे भी जा सकती है, ये चीज पॉसिबल नहीं, वो उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका आईपी एड्रेस है, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है वो उनका फिर भी चला जाएगा। आपका फोन का नंबर क्या है वो उनके पास है, आपके डिवाइस की IMEI नंबर वो उनके पास जाएगा। उसके बाद आपने जो अपनी किस चीज़ को लाइक किया वो उनके पास जा रहा है डाटा, आप की जो जियो लोकेशन है वो सारा कुछ आपके उनके पास जा रहा है। तो वो इन सारी चीज़ों को, आपने किस साइट को क्लिक करके आप कहाँ गए, कौन से इमेज को लाइक किया, कहाँ आपने डाटा स्टोर किया, और वो कहा जाता है ना कि जब आप एक चीज सिलेक्ट करें उसके फायदे के साथ साथ नुकसानात भी हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इसके फायदे भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा कहना ये है कि इस कदर मसाइल सोशल मीडिया पर बढ़ते चले जा रहे थे, तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक प्रॉपर वे में, ताकि यूज़र भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि उन्होंने किस तरह से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है और मसाइल भी कम हो जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम में अभी हम कुछ जान लेते हैं मोटरवे की सूरत हाल, क्योंकि मैंने बताया था कि मोटरवे हद निगाह कम होने की वजह से जो है वो बंद कर दी जाती है ट्रैफिक के लिए। तो अभी सिचुएशन क्या है, जीशान की तरफ जाते हैं और उनसे जानते हैं कि मोटरवे पर हालात क्या हैं। जी जीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवे पर? जी है ना, जिस तरह से आपने बताया कि मोटरवे धुंध के मौसम में बंद कर दी जाती है, और क्योंकि आजकल ये सूरत हाल देखी जा रही है मोटरवे पे, इस टाइम जो मोटरवे M2 है लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे, वो खोल दी गई है। तकरीबन 12 घंटे बाद खोली गई है, जो कि शदीद धुंध के बायस बंद की गई थी। इसके साथ साथ M3 की बात की जाए, जो कि लाहौर से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक जाती है मुल्तान मोटरवे, वो मोटरवे अभी तक बंद है, जिसे M3 कहा जाता है। तो आज जो है 12 घंटे बाद मोटरवे M2 को खोला गया, जबकि M3 अभी तक बंद है, क्योंकि रास्तों में धुंध की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती है
और धुंध ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में जो ट्रैफिक की रवानी है, जो रोड पे ट्रैफिक की रवानी है, वो तमाम मुतासर होती है, जिसकी वजह से मोटरवे हुकाम की जानिब से, मोटरवे पुलिस की जानिब से ये अहकाम जारी किए जाते हैं कि मोटरवे को बंद किया जाए आम ट्रैफिक के लिए। तो इस हवाले से आज के रोज़ जो है 12 घंटे बाद M2 को खोला गया है, ताहम M3 जो है वो ताहाल बंद है। जी ठीक है जीशान, बहुत शुक्रिया। जीशान हमारे साथ मौजूद थे और मोटरवे पर सूरत हाल क्या है जीशान हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। जी तो बचत आपने करनी है तो शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं, सेल्स कहाँ कहाँ लगी है मैं आपको वो बता देती हूँ जी। मोटिव्स है सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ अप टू 50% ऑफ है। इंसिग्निया अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड है जी हमारे पास क्रॉस स्टिच, अप टू 60% ऑफ। डाइनर्स पे अगर आप जा रहे हैं तो डाइनर्स पे जी अप टू 50% ऑफ है। जी तो नाज़रीन, सेल्स आपने जान ली, आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट जिसमें डिफरेंट मोबाइल रेट हमारे पास होंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल ख़रीदने का तो मोबाइल रेट हैं जी इस टाइम आपके सामने। सबसे पहला आज हमारे पास है मोबाइल ओप्पो रेनो 4 प्रो और इसकी कीमत आप देख सकते हैं 84,999 रुपये है। 84,999 रुपीज़ में आप ख़रीद सकते हैं। तो कुछ इसके फीचर्स भी मैं आपको बता दूँ। रैम इसकी है 8 GB और मेमोरी इसकी है जी 256 GB। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास कौन सा है जी? मोबाइल हमारे पास है ओप्पो R17 Pro और इसकी कीमत 79,999 रुपीज़ है और रैम है इसकी जी 8 GB और इसकी मेमोरी आप देख सकते हैं 128 GB है जी इसकी मेमोरी। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी ओप्पो F11 Pro और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 54,999 रुपीज़ में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं और इसकी रैम है 6 GB, मेमोरी इसकी है 128 GB 128 GB। इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास क्या है जी? ओप्पो F17 Pro मोबाइल। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, प्राइस इसकी आपके सामने है 51,999 रुपीज़ और 8 GB इसकी रैम है, मेमोरी है इसकी 128 GB। इसके बाद मोबाइल कौन सा है जी? ओप्पो A92 मोबाइल और इसकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं और इसकी प्राइस देख लीजिए जी। प्राइस है इसकी 39,999 रुपीज़, रैम 8 GB, मेमोरी 128 GB है। और इसके बाद जी मोबाइल रेट्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपने जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। मार्केट में इस वक्त नबील रजा मलिक मौजूद है। नबील बताइए सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी आज अगर लाहौर शहर की मार्केटों में अशिया की कीमतों की बात कीजिए तो आज भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। सरकार का निर्खनामा कहीं पर भी लागू होता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा। अगर अदरक की बात की जाए तो थाईलैंड की अदरक का जो सरकारी रेट है वो 265 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह चाइना की अदरक जो है उसका सरकारी रेट 270 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 320 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि देसी लहसुन जो है उसका सरकारी रेट 280 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 330 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। चाइना का जो लहसुन है उसका सरकारी रेट 165 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर आलू और प्याज की बात की जाए तो इनका सरकारी रेट बतदरीज 34 और 35 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ये दोनों सब्जियां जो हैं ये मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरह अगर टमाटरों की बात की जाए तो टमाटर का सरकारी रेट 65 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में ये 90 से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नबील रजा मलिक मार्केट से मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और मेरे पास है जी मीट रेट ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपीज़ में और बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 565 रुपये किलो। और इसके बाद जी मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1150 रुपये में। मटन मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है 1390 रुपये में।
और जी चिकन रेट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक अवेलेबल है 161 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 233 रुपये। और इसके बाद ही जैनत शॉप पर ही अगर आप जाएंगे, क्योंकि फिश का भी सीजन है, तो रोहू फिश यहाँ से आपको मिलेगी 415 रुपये किलो, 415 रुपीज पर केजी। जी तो इसके बाद है हमारे पास एग रेट्स। एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले हमारे पास होगी रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक जी अंडों की खरीदारी आप कर सकते हैं 152 रुपये दर्जन में। रिटेल प्राइस के बाद जी होल सेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो आप 2 रुपये की बचत के साथ 152 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी गोरमे से अगर आप जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, तो यहाँ पर 151 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं जी। तो ये एग रेट्स हैं, ये भी आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपको दिखा देते हैं। जी तो नाज़रीन माल का हाल आपने जान लिया। अभी कुछ मौसम की सूरत हाल हमने इस तरह से जाननी है कि बारिश के इम्कानात हैं या नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल क्या है, बाहर का मौसम कैसा है। सादिया खान इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी सादिया बताइएगा, सर्दी तो अच्छी खासी है, बारिश के भी कोई इम्कानात हैं? जी हाँ, मौसम की सूरत हाल की बात करते तक बताती है चलूँ। जनवरी जो है वो बार बार अपना रंग बदल रहा है। हमने ये देखा है कि जनवरी के आगाज़ में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिशें हुई, जिसके साथ हमने देखा है कि अभी तक हमें महसूस हो रहे हैं। धुंध की शिद्दत जो है वो रात के औकात में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक अहम चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। जनवरी और ख़ासकर जो मौसम सरमा है वो अपनी रफ्तार के साथ गुजर रहा है और फरवरी में मौसम अच्छा खासा तब्दील हो जाएगा। तो आज भी अगर हम लाहौर में दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का पारा जो है वो 19 से 20 रहने के इम्कान है। सुबह और रात के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई रही, जिसकी वजह से शहरियों को सफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ। इसी तरह से हम बात करेंगे, आज में मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में खासी अच्छी धुंध छाई रहेगी। और इस धुंध की सबसे अहम वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि शुमाली इलाका जात में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, उसके साथ साथ बारिशें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से सिस्टम जो है वो पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर धुंध का और सर्दी का बायस बन रहे हैं। जनवरी का अख्ताम जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। इससे कबल हमने देखा है कि मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही थी कि 1 जनवरी जो है उसमें बारिशें हो सकती हैं, लेकिन जितने भी सिस्टम आए वो इतने कमज़ोर थे कि वो बारिशें नहीं बरसा सके। अभी ये कहा जा रहा है कि जनवरी में खासकर इख्तितामी जो दिन होंगे वहाँ पर नया सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाओं के साथ और नमी के साथ लाहौर में दाखिल होंगे, जो कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का बायस बनेंगे। तो जनवरी के इख्तिताम पर भी बारिश बताई जा रही है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि फरवरी का आगाज़ भी अच्छे मौसम के साथ होगा, मौसम खुल जाएगा, सूरज निकलेगा, पारा भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ मौसम अच्छा खासा तब्दील हो जाएगा। तो फरवरी और जनवरी ये दोनों खासे अहम महीने हैं, इनमें बारिशें बताई जा रही हैं। इन बारिशों के असरात मौसम पर भी होंगे, इसके साथ साथ ज़राअत के हवाले से बहुत से अच्छे इम्पैक्ट जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। जी सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। खासा डिटेल में आपने बताया है कि जनवरी का एंड कैसा रहेगा, फरवरी का स्टार्ट कैसा होगा। तो आई होप लोग जो हैं वो मौसम की सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़, जैसे कि सादिया ने बताया कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि दीगर इलाकों में बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, तो यहाँ पर रात को अच्छी खासी धुंध हो जाती है। तो आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि जैसे ही रात होगी धुंध, जो कि रात को भी अच्छी खासी थी और अभी भी इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि लेट नाइट धुंध के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
और अभी आपको अपडेट करेंगे, शहर में एहतजाज किया जा रहा है, एप्का की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का अपने मुतालिबात के सिलसिले में ये एहतजाज जारी है। एप्का DPI यूनिट में कलम छोड़ हड़ताल और मुलाजमीन से DPI के हाथे में एहतजाज भी किया गया है। फरहान यामीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फरहान, बताइए, मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, इनके मुतालिबात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं DPI के अहाते में मौजूद हूँ, जहाँ पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो पंजाब के सदर एप्का के वो मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आपके बुनियादी तौर पर मुतालबात क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र अली ख़ान, सूबाई सदर आपका पंजाब। सबसे पहले तो जहाँ तक मुतालबात का तल्लुक़ है, मैं अपने इन तमाम दोस्तों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। एप्का के प्लेटफार्म से मुहतरम जनाब हाजी इरशाद साहब और मुहतरम जनाब मजदी साहब और ज़फ़र अली ख़ान ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। जहाँ तक मुतालबात का तल्लुक़ है हमारा ये मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में 200% इजाफ़ा किया जाए, और जिस तरह जो यूटिलिटी अलाउंस सेक्रेटेरिएट मुलाजमिन को दिया जाता है, इसी तरह तमाम पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं तमाम को एक जैसे जो है वो मसावी हकूक़ दिए जाएँ। अदरवाइज़ जो हमारी कबीना ने हमने फ़ैसला किया है, अगर हमारे पंजाब की सतह पे मुतालबे जो हैं वो पूरे ना किए गए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 तारीख को हम पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। दमादम मस्कल अंदर होगी। इस्लामाबाद जाने से कबल सिविल सेक्रेटेरिएट पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और आज एहतजाज किया जा रहा है। जी फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में शान मसाले में इस हवाले से आपको बताती चलूं कि उनकी शान क्या है, आपके खाने को किस तरह से वो मज़ेदार बनाते हैं। जिस तरह आप लोग शान के मसाले इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इनके सादा मसाले के पैकेट्स भी हैं। शान ने हमेशा से हमें प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ शान के मसाले इस्तेमाल करने को हम लोग भी प्रेफर करते हैं और आपको भी यही कहते हैं कि अगर आप मज़ेदार खाना बनाना चाहते हैं तो आप शान के मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाले जो हैं इनमें असली रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ताज़ा भी हैं और खाने की खुशबू को भी दोबाला कर देते हैं। खुले मसालों के मुकाबले से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो खुले मसालों की निस्बत जो है टेस्ट इनका बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आपकी सेहत के लिए भी बेहतर रहते हैं, सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और साथ ही साथ आपके खाने को भी मज़ेदार बना देते हैं। इसीलिए अगर आप मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं तो आप शान के मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खानों को मज़ेदार बना सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।